हेलो स्टूडेंट, कल हम कनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 वीडियो के अंदर मैंने आपको कनिक्स के बारे में बता दिया है और आप जो पढ़ रहे हैं कनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश के अंदर अब तक हमने जो पढ़ लिया है उनमें कनिक्स के बारे में पढ़ लिया था, कुषाण वंश के बारे में पढ़ लिया था, कनिक्स की विजयों के बारे में पढ़ लिया था, कनिक्स के द्वारा जो बौद्ध संगतियों का जो आयोजन किया, वो चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब बेटा जो बात चल रही है इस समय जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण जो टॉपिक चल रहा है वो कनिक्स चल रहा है। कनिक्स के समय में कला का बहुत अधिक विस्तार हुआ, कला का बहुत अधिक विकास हुआ। इसी कला के विकास के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कनिक्स के समय में कला का एक क्षेत्र उभरकर सामने आया था, वो था गांधार। कौन सी कला उभर के आई थी बेटा? गांधार कला उभरकर सामने आई थी। इस काल में जो गांधार कला उभरकर आई थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधार कला क्या है। तो देखिए बेटा, गांधार कला गांधार कला विकास के लिए कुषाण युग के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। गांधार शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक, ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है और इसके साथ में इस कला को हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, गांधार कला कनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है और हिंद यूनानी भी कहा जाता है। अभी तो इसका कला का जो विकास है गांधार क्षेत्र में हुआ है। कहां पर हुआ है? गांधार प्रदेश में इस कला का विकास होने के कारण इस कला को गांधार कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बाल को गांधार कला के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको ये बता दिया था। इससे कला के जो शिल्पकार थे एशियाई, यूनानी और रोमन शिल्पियों से संपर्क हुआ। देखिए, कला का जो प्रभाव है वो यूनान का प्रभाव है, लेकिन शिल्पकार कौन है? भारतीय हैं। कौन है? भारतीय हैं। भारतीयों के माध्यम से इस कला का निर्माण हुआ। यानी कि अगर देखा जाए इसमें एक नई शैली का उद्भव हुआ जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं रोमन तथा यूनान की मिश्रित शैली से बनाई गई। महायान धर्म के उत्थान के साथ, कौन से धर्म के उत्थान के साथ? महायान धर्म के उत्थान के साथ महायान धर्म के उत्थान के साथ इस कला का महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ है। कौन सी कला का? गांधार कला का। और गांधार कला के विकास के अंतर्गत कनिक्स का महत्वपूर्ण रूप से योगदान चला है। किसका योगदान चला है? कनिक्स का महत्वपूर्ण रूप से योगदान चला है। सामान्यतः अगर बात को देखी जाए तो इसको विदेशी शासकों ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, जब फलस्वरूप में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को यूनानी तरीके से बनाया जाने लगा। कौन से रूप में बनाया जाने लगा? यूनानी रूप के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाया जाने लगा। जब महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को यूनानी स्वरूप प्रदान किया गया और शिल्पकार भारतीय रहे तो फलस्वरूप में और विकास गांधार क्षेत्र में हुआ। इसलिए इस कला को गांधार कला, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी या इंडो ग्रीक या गांधार कला के नाम से जाना जाता है। इस कला के अंतर्गत सामान्यतः बात की जाए तो हम कह सकते हैं इसको, इसके अंदर यूनानियों ने अपने पवित्र देवता इसको अपोलो के भांति रखती है। यानी विदेशी शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म का ग्रहण करने के बाद मूर्ति यूनानी तरीके से ढंग से बनने लगी।
जो यूनानियों के पवित्र देवता अपोलो के भांति बनने लगे। किसके भांति लगने लगे? अपोलो, जो यूनानी देवता है उसकी भांति इसको बनाया जाने लगा। ठीक है, फिर इसके पश्चात में क्या हुआ? इसके पश्चात में यूनानियों की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है गांधार कला। उसके पश्चात में इसमें की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु जो थी वो क्या थी? भारतीय थी। विषय वस्तु क्या थी? भारतीय थी। इस कला की जो विषय वस्तु है वो क्या है? भारतीय है। लेकिन इसमें यूनानी श्रृंगार व अलंकार की प्रधानता है। इसके निर्माता यूनानी थे। ठीक है, यूनानी श्रृंगार व अलंकार दोनों की इसके अंदर क्या प्राप्त हुई है? प्रधानता प्राप्त होती है। इसके पश्चात में अगर देखा जाए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इसको भूरे में सलेटी पत्थर पर इसको बनाया जाता है। इस पर बनाया जाता है भूरे में सलेटी पत्थर का इसके अंदर क्या किया गया? उपयोग किया गया। भूरे और सलेटी पत्थर का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। प्रयोग करने के पश्चात में अगर देखा जाए तो इसके अंदर प्रधानता में फिर उसके बाद में किसका प्रयोग किया गया? प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। प्लास्टर का प्रयोग करने के पश्चात में इसके अंदर भारी ओष्ठ, क्या हुआ है? भारी ओष्ठ, लंबी मूंछें, हठयुक्त वस्त्रों से ढकी हुई मूर्तियां, खिंची हुई आंखें, घुंघराले बाल, देखिएगा भूरे में सलेटी पत्थर का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद में इसके ऊपर किसका उपयोग किया गया? प्लास्टर का उपयोग किया गया है। फिर उसकी प्लास्टर का उपयोग करने के साथ में अगर समानतः बात की जाए तो प्लास्टर का उपयोग करने के पश्चात में इसके अंदर जो मुख्य रूप से कलाकृतियों में आकृतियां आपको दिखती है, उन दिखती हुई आकृतियों के अंदर समानतः बात की जाए तो भारी ओष्ठ है, लंबी मूंछें हैं, खिंची हुई आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं। उसके पश्चात में अगर बात की जाए तो बोझिल हठयुक्त ढकी हुई वस्तुओं की मूर्तियां, बुद्ध को अपने यथार्थ में निकट लाने का प्रयास किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए गांधार व अमरावती शैलियां का विकास मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से हुआ है। यानी कि गांधार प्रदेश के अंदर विकास हुआ, लेकिन गांधार कला और अमरावती कला दोनों का मुख्य रूप से विस्तार हुआ है। तो आज देख लीजिए गांधार कला क्या है। इसको गांधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, हिंदी यूनानी भी कहा जाता है। गांधार प्रदेश में विकास होने के फलस्वरूप में इसको गांधार शैली कहा गया, जिस पर महायान धर्म के उत्थान के साथ में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अंदर महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है वो यूनानी स्वरूप दिया गया, जो मुख्य देवता अपोलो के भांति थी यूनानी की। भूरे में सलेटी पत्थर का उपयोग किया गया है, प्लास्टर का इसके ऊपर उसके बाद उपयोग किया गया है। भारी ओष्ठ है, लंबी मूंछें हैं, खिंची हुई आंखें हैं और घुंघराले बाल हैं, जो कि इस शैली के अंदर मुख्य रूप से हमको देखने को मिलते हैं, जो गांधार कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए विदेशी व्यापार की उन्नति एवं आर्थिक। अब इसके बाद गांधार कला आपकी क्लियर हो गई है। गांधार कला के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है
वो आता है विदेशी व्यापार की आर्थिक उन्नति। अब देखिए भारत के अंदर विदेशी व्यापार की काफी आर्थिक उन्नति का रूप चला है। इसे विदेशी व्यापार के अंतर्गत आर्थिक उन्नति के रूप में देखा जाए तो भारत का जो व्यापार है कनिष्क के समय में विदेशी व्यापार, भारत का व्यापार सामान्यतः देखा जाए तो आंतरिक और दूसरा बाह्य। बाह्य आंतरिक यानी कि देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है, बाहर यानी कि विदेशों में व्यापार हो रहा है। व्यापार के रूप में अगर देखा जाए तो भारतीय माल की विदेशों के अंदर काफी प्रमुखता थी जो देखने को मिलती है। अगर कहा जाए स्थल मार्ग से विदेशी व्यापार की सघनता की समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा है, ये जो बाहरी व्यापार हो रहा है वो समुद्री मार्ग से हो रहा है। समुद्री मार्ग व स्थल मार्ग दोनों से हो रहा है। आंतरिक मार्ग में तो स्थल मार्ग यही है। और उसके पश्चात में जो ये व्यापार हो रहा है वो किससे हो रहा है, जहाजों के माध्यम से हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए व्यापार के केंद्र के रूप में जो उभरकर जो आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं, पाटलिपुत्र। कौन सा उभरकर आ रहा है, पाटलिपुत्र उभरकर आ रहा है। किस रूप में, व्यापार के केंद्र के रूप में। स्थल मार्ग से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति से जुड़ा हुआ था, वहां से जहाज बर्मा व श्रीलंका जाते थे। अब ताम्रलिप्ति से क्या होते थे, ताम्रलिप्ति से जो व्यापार होता था, अब ताम्रलिप्ति से जो जाते थे वो कहां जाते थे, श्रीलंका और बर्मा। दोनों ही क्षेत्रों के अंदर क्या होता था, व्यापार किया जाता था। व्यापार का प्रभाव के रूप में अगर बात की जाए तो सामान्यतः हम यहाँ पर जो बात करें वो दूसरी चीज ये है कि मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया को जाने वाले विभिन्न मार्गों का विकास हुआ। एक और स्थल मार्ग से टक्सला टापू तथा दूसरी ओर कांडार और ईरान से जुड़ गया। कुषाणों ने उस समय रेशम जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग पर पूर्ण से नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। कौन से मार्ग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, रेशम मार्ग के ऊपर कुषाणों ने अपना महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस प्रकार भारत के व्यापारी रेशम मार्ग पर जब नियंत्रण स्थापित कर लिया है तो आगे चलकर मध्य एशिया तथा रोम के साम्राज्य तक व्यापार होता था। रेशम मार्ग पर कुषाणों को बहुत अधिक आय प्राप्त हुई है। किसको आय प्राप्त हुई है, इन कुषाणों को रेशम मार्ग पर सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। जब यहां से इनको आय प्राप्त होती है तो फलस्वरूप में आय का प्रमुख स्रोत हो गया। तो इस प्रकार भारतीय व्यापारियों ने दक्षिणी अरब तथा लाल सागर से जुड़ गए। इसके परिणाम स्वरूप कुषाण काल में भारत को रोमन साम्राज्य की समृद्धि प्राप्त हो गई, यानी कि रोमन साम्राज्य तक इन्होंने अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया है। इसके पश्चात में बात की जाए तो हम कह सकते हैं इस प्रकार इसी समय भारतीय व्यापारियों ने चीनी सिल्क व्यापार की मध्यस्थता से मार्ग को आगे शुरू कर दिया। भारत के व्यापारी चीन से रेशम खरीदकर रोमन साम्राज्य के व्यापारियों को पहुंचाते थे। यानी कि भारत के जो व्यापारी हैं वो चीन से क्या खरीद रहे हैं, रेशम खरीद रहे हैं और रेशम खरीदकर कहां पहुंचा रहे हैं, इस रेशम को रोम के व्यापारियों तक पहुंचा रहे हैं। और रोम के व्यापारियों तक जब इस रेशम को पहुंचा रहे हैं तो फलस्वरूप भारतीय जो व्यापारी हैं, कौन से व्यापारी हैं, भारतीय जो व्यापारी हैं, इन भारतीय व्यापारियों को काफी हद तक लाभ प्राप्त हो रहा है। भारतीय व्यापारियों को क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, लाभ प्राप्त हो रहा है। जब भारतीय व्यापारियों को लाभ प्राप्त हो रहा है तो फलस्वरूप में भारतीय व्यापारियों को जब लाभ प्राप्त हो रहा है तो फलस्वरूप में भारत के अंदर आय के स्रोत के अंतर्गत वृद्धि हो रही है। अब देखिए भारत से रेशम को कुछ इसी प्रकार लाभ होता। भारत से हाथी दांत का सामान, काली मिर्च, लौंग, मसाले, सुगंधित औषधियां, रेशमी कपड़े रोम को निर्यात किए जाते थे। हाथी दांत का सामान हुआ, लौंग, गरम मसाले, रेशम, ये सारी चीजें कहां पर पहुंचाई जाती थी,
रोम तक पहुंचाई जाती थी, जिससे भारतीय व्यापारियों का प्रभाव कहां पर पहुंच गया, रोम के व्यापार के अंदर भी पहुंचता हुआ चला गया। फलस्वरूप में भारत का बारीक मलमल, आगे देखिए, भारत का जो बारीक मलमल है उस बहुत लोकप्रिय था, और जो व्यापार का केंद्र क्या था, केरल था। भारत का जो बारीक मलमल महत्वपूर्ण था, इसका जो केंद्र था व्यापार का, वो कौन था, केरल था। कौन सा था, केरल था, जो भारतीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके पश्चात में आगे चलकर भारत के अंदर बाद में रोम से लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्रतिवर्ष भारत के अंदर आय के स्रोत के रूप में आने लगी, और भारत के अंदर अगर देखा जाए तो व्यापार वाणिज्य चरम सीमा पर पहुंच गया। चीन, रोम के अलावा भारत का व्यापार जावा, सुभद्रा, चंपा, दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया। साथ के साथ मुद्रा का विकास हुआ। इंडो ग्रीक शासकों तथा कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। किसने, इंडो ग्रीक शासकों ने और कुषाण शासकों ने बड़ी मात्रा में काय के सिक्के चलाने हैं, सोने के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। जब ये सोने के जो सिक्के वो चलाए गए, उसके पश्चात में रोम से और अन्य देशों से भारत के अंदर क्या आने लगा है, सोना आने लगा है, स्वर्ण मुद्राएं भारत के अंदर आने लगी है, नगरीकरण का विकास होने लगा है, संस्कृति का विकास होने लगा है। भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय व्यापार है, भारतीय समृद्धि है, उसका विकास भारत ही नहीं अपितु पूरे मध्य एशिया के अंदर होने लगा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सिरमुख जो नगर है उसकी स्थापना की कनिष्क के द्वारा की गई है। इसके पश्चात में अन्य नगरों का धीरे धीरे प्रभाव स्थापित होता हुआ चला गया है, नगर आगे बढ़ते हुए चले गए। उसके पश्चात पुष्पुर या पेशावर, कटक, मथुरा उसकी प्रमुख राजधानी कुषाणकालीन साम्राज्य का प्रतीक बन चुकी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुषाण काल के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य है वो भी अपनी चरम सीमा के अंदर फैल चुका है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं धार्मिक रूप से भी अगर बात की जाए, दूसरा कौन सा आता है, धार्मिक रूप आता है। अगर धार्मिक रूप से बात की जाए कुषाण काल की, कुषाण काल की धार्मिक रूप से बात की जाए तो इन्होंने राजाओं की तुलना है वो किससे की है, कुषाण कालीन जो राजा थे इनकी तुलना किससे की जाती थी, देवताओं से की जाती थी। किससे की जाती थी, देवताओं से की जाती थी। यानी कि राजा को क्या माना जाता था, देवतुल्य माना जाता था। क्या माना जाता था, देवतुल्य माना जाता था। विदेशी और उसके पचौर और ये लोग उन्होंने देवपुत्र की उपाधि भी प्रदान की। इन राजाओं ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, देवपुत्र की उपाधि। किसकी उपाधि प्रदान की थी, देवताओं के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि को भी प्राप्त किया था। इसके फलस्वरूप में विदेशी शासकों और सामाजिक रूप से धार्मिक वेदता आवश्यक थी। ऐसी पद्धति में इन्होंने रोमन, यूनान, ईरान आदि में विद्यमान थे। इनके सिक्कों पर जो चित्र छापकर ब्राह्मण राजत्व देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इसके ऊपर जो सिक्के थे उन सिक्कों पर इन्होंने छाप जो लगाई उससे इन्होंने देवत्व का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत, देवत्व का। कुषाण शासकों के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, देवत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दूसरी चीज इनके सामाजिक जीवन के बारे में बात की जाए तो सामाजिक जीवन के बारे में बात करना चाहे तो सामाजिक जीवन एक सामान्य था। घर में पुरुष और महिलाओं के लिए महिलाएं सुगंध हुआ करती थी, पृथक पक्ष हुआ करते थे। सामान्यतः जो पुरुष हैं कमर तक धोती बांधा करते थे, पट्टा बांधा करते थे, कमर के ऊपर पट्टा बांधा करते थे, ऊपर रुमाल या पगड़ी को बांधा करते थे। जो जनजीवन के अंदर नाचने गाने तथा वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपना मनोरंजन किया करते थे। इनका सामाजिक जीवन भी काफी श्रेष्ठ तक माना जाता था। दूसरी चीज अगर बात की जाए कुषाणों की साम्राज्य का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है तो देखिए भारत के ऊपर कुषाण साम्राज्य का प्रभाव पड़ा है। उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि एक नवीन धर्म संप्रदाय का उद्भव हुआ, वो था महायान शाखा का उद्भव हुआ। कौन सी शाखा का उद्भव हुआ, महायान शाखा का उद्भव हुआ। महायान शाखा के
उद्भव के साथ में आगे देखिए एक नवीन शैली उभर कर सामने आई, वो कौन सी थी? गांधार शैली उभर कर सामने आई। ठीक है, मुद्रा का अच्छा विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ। यानी कि कुल मिलाकर अगर कही जाए तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य के बाद में या गुप्त साम्राज्य के बाद, वो अशोक के साम्राज्य के बाद में अगर देखा जाए तो एक महानतम साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया, जिसके अंतर्गत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अश्वघोष इनके दरबार में थे, चरक इनके दरबार में थे, उसके बाद नागार्जुन इनके दरबार में थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो विकास का महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। अगर कनिष्क का मूल्यांकन की बात को अगर कही जाए कि कनिष्क का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कनिष्क का मूल्यांकन हम सामान्यतः बात की जाए तो कनिष्क ने 30 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया था? 30 वर्ष तक शासन किया। इसके सेनापति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तत्पश्चात धीरे धीरे ये वंश ही समाप्त हो गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कनिष्क एक महान योद्धा था, महान कूटनीतिक था, महान राजनीतिक था। उसके साथ में इस कनिष्क से एक कनिष्क माना जाए तो कनिष्क के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कनिष्क ने बौद्ध विद्वान कनिष्क के द्वारा जो विद्वान है उनको संरक्षण दिया गया। कनिष्क के द्वारा कनिष्क के साम्राज्य के अंदर प्रजा जो थी वो पूर्णतः अपने आप को सुरक्षित मान सकी थी। एक रूप से अगर कहा जाए या तो अशोक एक महान निर्माता के रूप में साबित हुआ है या फिर कनिष्क है वो एक महान निर्माता के रूप में शामिल हुआ है। यानी कि अशोक के बाद में कनिष्क को एक महान निर्माता के रूप में हम देख सकते हैं, जिसने अपने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त वह विद्यारूढ़ भी था। उसके दरबार में सम्राट विक्रमादित्य के समान, जो कि चंद्रगुप्त तृतीय में विक्रमादित्य की उपाधि रही थी, जिस प्रकार उसके दरबार के अंतर्गत विद्वान उसके दरबार को सुशोभित करते थे, उसी प्रकार इसके दरबार के अंदर भी विद्वानों के द्वारा सुशोभित किया जाता था। इसको समुद्रगुप्त का अग्रगामी भी कहा जाए तो कहना उचित अनुचित नहीं होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक महान व्यक्ति था जिसने साम्राज्य के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वर्ण मुद्राएं इसके समय में जारी की गई। इसने भारत और रोम तक अपने व्यापार को बढ़ाया। इसका व्यापार मध्य एशिया के प्रमुख मार्गों से होते हुए व्यापारिक मार्गों तथा समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ था। बैक्टीरिया कनिष्क के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापार का साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे चलता हुआ चला गया। आगे की बात की जाए तो कनिष्क के अगर देखा जाए साम्राज्य के पतन की बात की जाए तो अब ये गौरव अपनी चरम सीमा पर था। तो कनिष्क के समय में अक्षुण आगे उसके जो उत्तराधिकारी उसको बनाए रखने में सफल नहीं हुए। कुल मिलाकर बात की जाए तो इसके सेनापति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। एक मत के अनुसार तो उसके पतन का जिम्मेदार कारणों में उसका जातियों में घुल मिल जाना था, जो सामान्यतः अगर देखा जाए तो वह भारतीय जातियों में घुल मिल गया, जिसके फलस्वरूप में प्रभाव ये हुआ। इसके साथ ही आपका बेटा तीसरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तीसरे चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक ले रहा है हूनों के बारे में। मैं आपको छोटा सा 5 मिनट या 7 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको आगे दे दूंगा। कुल मिलाकर आपने 3 चैप्टर इसके अंदर पढ़ चुके हैं आपके 12th की बुक्स के अंदर। आगे चल के जब चौथा चैप्टर मिलेगा उससे पहले आपको तीसरे चैप्टर का अंदर हूनों का जो आगमन है उसके बारे में बता दूंगा। आज के लिए बस बेटा इतना ही, ठीक है। मिलते हैं